Hello everyone, welcome to our channel. My name is Omla Gogoi and I am a student pursuing my MSc in Chemistry from IIT Guwahati. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो जेईई मेंस और नीट का फेवरेट टॉपिक है, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। अपने इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं पर्टिकुलरली इन तीन टॉपिक्स के बारे में जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल भी होता है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लेटर थ्री टॉपिक्स। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूंगा कि केमिकल काइनेटिक्स इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक और इसके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ मिलता है। बट इन आवर चैनल पर्टिकुलरली इन दिस वीडियो वी आर ट्राइंग टू फोकस आवर स्टडीज बेस्ड ऑन द 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेंस एंड नीट एग्जाम। सो उसी के बारे में बात करते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं, पहली बात है रेट लॉ के बारे में, जो हम पहले जानेंगे कि रेट क्या है, और रेट क्या है उसके पहले हम जानेंगे कि काइनेटिक्स क्या है, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि पर्टिकुलर एक रिएक्शन के बारे में हम क्या क्या सोच सकते हैं। जब भी हम एक रिएक्शन की बात करते हैं, तीन चीजें हमारे दिमाग में आते हैं। नंबर वन इज द फीजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। क्या वो रिएक्शन फीजिबल है, क्या वो रिएक्शन पर्टिकुलरली सच में हो सकता है या नहीं हो सकता। सेकेंडली वी टॉक अबाउट द एक्सटेंट, वो रिएक्शन कब तक होगा, कितनी दूर तक होगा। एंड थर्ड इज द स्पीड, वो कितनी जल्दी होगा या कितनी स्लो होगा। तो फिजिबिलिटी के बारे में हमें समझाते हैं थर्मोडायनामिक्स। द टॉपिक थर्मोडायनामिक्स ऑलवेज डील्स विद द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, जिसके बारे में अभी तक आप सबने पढ़ा ही होगा। दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसे होता है, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा है, सब कुछ, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ऑल दीस पर्टिकुलर पैरामीटर्स दे टेल अस अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। सेकंड थिंग इज द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन कितनी दूर तक होगा। एंड वी ऑल नो दैट द कांसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम determines the extent of a reaction। इस बारे में भी हमने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम देख के हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर वो कब तक जा रहा है, एक्सटेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ऑल दी। और फाइनली हम बात करते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन की स्पीड के बारे में डिस्कस करने के लिए हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। बेसिकली यू नो व्हाट इज काइनेटिक्स, राइट? काइनेटिक्स यानी समथिंग दैट इज इन मोशन। काइनेमैटिक्स से वर्ड काइनेटिक्स आता है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिएक्शन स्पीड, that is how a reaction is proceeding, whether it is slow or fast. For example, we have different kinds of reactions that we observe in our daily life. For example, if you consider you have sodium chloride in your hand and you have water on the other side of the table and you are just mixing it, so at once तुम्हें देखने को मिलेगा कि sodium chloride is completely dissolved in the water, and in terms of chemistry what do we say, हम बोलते हैं कि जो sodium chloride है वो अपने आयन से डिसोसिएट हो गया, N+ and Cl- में। तो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। स्पीड ऑफ अ सेकंड में हम देख भी नहीं पाते कि कब वो रिएक्शन कंप्लीट हो गया। सिमिलरली देयर आर अदर टाइप ऑफ रिएक्शंस जो बहुत ज्यादा स्लो है। फॉर एग्जांपल द कन्वर्शन ऑफ कार्बन टू डायमंड, जो वेरी इंटेंस हीट एंड प्रेशर में होता है, जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स पहले शुरू हुआ था और आज हमें माइनिंग के दौरान डायमंड मिलता है। तो दीस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर वेरी स्लो। अगर मेरे हाथ में कार्बन होगा और मैं इंटेंस हीट और प्रेशर अगर अप्लाई करूं तो भी वो डायमंड में कन्वर्ट नहीं होगा, बिकॉज़ द रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो। अगर थर्मोडायनामिक्स की हम बात करें, द रिएक्शन फ्रॉम कार्बन टू डायमंड इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। थर्मोडायनामिक्स कहता है कि ये रिएक्शन फीजिबल है, कार्बन टू डायमंड, दैट इज कार्बन ब्लैक, और फिर तुम जस्ट बोलो कार्बन टू डायमंड इज अ फीजिबल रिएक्शन, बिकॉज़ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नेगेटिव, सो इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये फीजिबल होगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा होता तो हम सबके घर में खजाना ही खजाना मिलता, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये रिएक्शन फीजिबल तो है लेकिन इसका जो स्पीड है या रेट है वो बहुत कम होता है। तो इसीलिए द स्टडी ऑफ काइनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली थर्मोडायनामिक्स बट आल्सो काइनेटिक्स इज एन इंपॉर्टेंट field of study that you have to understand if you have to apply it in the physical world। तो उस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। अगर सपोज तो कभी आपने प्रैक्टिकल अपने ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल्स में या फिर इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल्स में आपने स्टार्च को यूज किया होगा, राइट? तो स्टार्च का जो डिसोल्यूशन होता है, आपने देखा होगा कि स्टार्च को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बहुत टाइम तक उसको स्टर करते करते हीट करते करते उसके बाद ही थोड़ा बहुत सॉल्युबिलिटी हमें मिलता है। दैट मींस स्टार्च इज soluble in water definitely, but the reaction is very slow, it takes lot of time, हजारों साल नहीं लगते, but at least it will take you an hour or so। So that is the main purpose of studying chemical kinetics। We have to understand that in practical world, equilibrium, thermodynamics, kinetics, everything goes in hand। So we have to understand all these concepts if we have to apply it in the particular if you have to apply it in the practical world। तो अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं। सो जब मैंने शुरुआत की थी, आप लोगों ने देखा था कि द फर्स्ट टॉपिक दैट आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट वाज रेट लॉ। लेकिन रेट लॉ से पहले हम जानते हैं कि रेट क्या है। रेट के बारे में हम सब जानते हैं। रेट इज समथिंग दैट इज
पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट का मतलब क्या है? दैट इज मीन प्रैक्टिकल वर्ड हम जानते हैं कि किसी भी चीज को अगर हम पर यूनिट टाइम हम सोचे, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट बोल दिया, इसका मतलब पर्टिकुलरली कितने साल बाद वो कितना अमाउंट हम पे करते हैं, तो देयर इज समथिंग रिलेटेड टू टाइम, यानी डिवाइड बाय टाइम होता है। तो इन बेसिक सेंस आप समझ सकते हैं कि रेट का मतलब होता है समथिंग दैट इज डिवाइड बाय टाइम या फिर पर यूनिट टाइम। तो अब हम जब रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि रेट ऑफ अ रिएक्शन, इसका मतलब हम एक्चुअली बात कर रहे हैं अबाउट द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। अभी अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है दैट स्पीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस बाय टाइम। अभी रिएक्शन को डिस्टेंस होता नहीं तो क्या होगा, राइट? फिजिक्स में क्या होता है, द टर्म स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये सबको पता है, राइट? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इस बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन जब हम रिएक्शन केमिस्ट्री की बात करें, पर्टिकुलरली अबाउट रिएक्शन, जब हम यहाँ एक रेट की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि टाइम डिवाइड हो रहा है, इट्स फाइन। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्चुअली एक रिएक्शन को हम लोग जो मॉनिटर करते हैं तो हम ये तो नहीं देख सकते ना कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल कितने स्पीड से कहां मूव कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, राइट? In physics, when we talk about a body, that body is particularly moving from one place to the another. Body is moving from one place to another, और उसके रेस्पेक्ट में वो कितने टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, उस हिसाब से हम स्पीड या वेलोसिटी निकालते हैं। In the similar way, in case of reactions, the concentration is the factor that comes to play. यानी एक रिएक्शन आगे हो रहा है या the reaction is actually proceeding, हम कैसे बोल सकते हैं? The first observation that will help us in understanding if the reaction is going on or not, it is by observing the concentration of the reactant. यानी कि जो रिएक्टेंट हमने रिएक्शन मिक्सचर में डाला है, अगर वो प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब हमारा रिएक्शन हो रहा है। तो उसी कंसंट्रेशन को अगर हम पर यूनिट टाइम दें तो दैट विल गिव अस द रेट। सो बेसिकली एक चीज हमेशा आप लोग याद रखिएगा, जब भी केमिस्ट्री में या काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स में या फिर एक रिएक्शन में हम लोग रेट की बात करते हैं, ऑलवेज 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 इट इज कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी कंसंट्रेशन को मॉनिटर करके हम उसके रेट के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है? अब दिस वन इज ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसा कोई एक रिएक्शन है, सपोज मैंने ए और बी नाम के दो रिएक्टेंट्स को ले लिया, ठीक है? और उसके बाद मुझे कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है, सपोज पी। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिएक्शन कैसे हुआ वगैरह वगैरह, जस्ट फॉर अ जनरल एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास ए और बी नाम के दो रिएक्टेंट्स हैं, उसको हम रिएक्ट करवाते हैं एक रिएक्टिंग मिक्सचर में और हमें प्रोडक्ट मिलता है बी। तो अभी अगर मैं रेट की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? फॉर एग्जांपल मैंने यहां रेट लिखा और हाउ एम आई गोइंग टू एक्चुअली रिप्रेजेंट द रेट, है ना? तो मैंने अभी भी आपको बताया कि रेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन बाय टाइम। इसका मतलब अभी हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ किस चीज का? रिएक्टेंट, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बाय टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से भी एक्चुअली हम निकाल सकते हैं, बट फॉर नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट है ए, ठीक है? इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ, सपोज मैं ऐसे लिखता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय टाइम, ठीक है? हमें इससे इंफॉर्मेशन मिलता है रेट के बारे में। लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे ये पर्टिकुलरली जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये फॉर्मेट एग्जैक्टली आपका इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होगा। व्हेनेवर यू आर राइटिंग द इक्वेशन फॉर्म, वी विल कम टू डिस्कस दैट लेटर ऑन कि हम लोग इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशंस और इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, विल कम टू नो कि वहां पे हम लोग इंस्टैन्टेनियस रेट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर जस्ट अ जनरल परसेप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग रेट कैसे निकालते हैं, ठीक है? इसके जगह में कंसंट्रेशन ऑफ बी भी हो सकता है, ओके? और इसके जगह में कंसंट्रेशन ऑफ पी भी हो सकता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वी विल एक्चुअली हैव डिफरेंट साइंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला लाइक इक्वेशंस दैट वी विल कम टू। सो दिस इज जस्ट अ जनरल ऑब्जर्वेशन। अभी हम ग्राफिकली एक्सपेरिमेंटली जो बोलते हैं, हम सोच देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक प्लॉट आपको ड्रॉ कर रहा हूं, लेट अस कंसीडर एन एक्सपेरिमेंटल प्लॉट। ये एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है जिसमें आपका एक्स एक्सिस में हम प्लॉट कर रहे हैं टाइम को और वाई एक्सिस में सपोज हम प्लॉट कर रहे हैं उसी कंसंट्रेशन को जिसके बारे में बात करते हैं, तो ए का कंसंट्रेशन। ए क्या था? रिएक्टेंट था। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीज को। ए गोस टू प्रोडक्ट, ऐसे भी रिएक्शन होते हैं, राइट? आपको पता है ऐसे रिएक्शंस का एग्जांपल जहां पे एक रिएक्टेंट रिएक्ट खुद के साथ करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि रेट लॉ इक्वेशन आने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली हमें कैसे पता चलता है रेट के बारे में
एक इक्वेशन के कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी एक रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन को देख के। तो सपोज मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है रिएक्टेंट ए से। तो सपोज आई एम ट्राइंग टू प्लॉट द ग्राफ, फॉर एग्जांपल टाइम ये था 0, तो इस 0 टाइम में मेरे पास सपोज कोई भी कंसंट्रेशन आप मान लीजिए, आई होप यू नो दिस सिंबल राइट, ये जो कंसंट्रेशन का सिंबल है वी पुट इट इन दिस बिग ब्रैकेट फॉर्म, ओके। ये हमें इक्विलिब्रियम चैप्टर से भी हमें पता चल जाता है कि whenever we are talking about concentration it is always represented in this big bracket form, inside the big bracket, okay। तो मैं बोल रहा था कि फॉर एग्जांपल कोई भी कंसंट्रेशन मान लीजिए 0.1 मोलर, 0.5 मोलर, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि यहां पे सपोज कुछ भी कंसंट्रेशन आपको मिल जाए, ये है ए का कंसंट्रेशन एट टाइम t इक्वल टू 0। अब जब रिएक्शन हो रहा है, द रिएक्शन इज गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन, तो धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है, टाइम बढ़ता जा रहा है। अब आप एक जनरल ऑब्जर्वेशन कीजिए, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि जब एक रिएक्शन हो रहा है तब स्लोली एंड स्लोली उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, राइट। तो मैं बस एक एक्सपेरिमेंटल कर्व बना रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जर्व किया है ये कि मेरा जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो टाइम के साथ क्या हो, धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल दिस इज द बिहेवियर ऑफ द कर्व, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो मतलब इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, टाइम में अगर मैं देखूं तो मुझे कंसंट्रेशन कितना मिल रहा है, पहले से कम हो गया, आगे में चला गया और 2-3 सेकंड या 2-3 मिनट या 2-3 घंटे बाद तो मुझे दिख रहा है कि और कंसंट्रेशन उसका कम हो गया, राइट। आई होप you all can interpret the graph well, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग इंटरप्रेट करके हम देखें कंसंट्रेशन कम हो रहा है, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है कि एक रिएक्शन जब प्रोसीड कर रहा है तो उसका कंसंट्रेशन रिएक्टेंट जो होता है वो डिक्रीज होता रहेगा। अब आप बताइए कि प्रोडक्ट के केस में क्या होगा। फॉर एग्जांपल एक सेम ग्राफ में मैं अगर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को प्लॉट करने की कोशिश करूं, ओके, कंफ्यूजन होगा, मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है। लेट अस कंसीडर ये दूसरा ग्राफ है, ओके। यहां भी मैंने इस बार प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दे दिया आपको, एंड यहां पे सपोज वो टाइम है। तो अब क्या होगा, एट टाइम t इक्वल टू 0 व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्रोडक्ट भी 0 होगा। एट टाइम t इक्वल टू 0 ऑब्वियसली कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा ना, रिएक्शन तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जा रहा है प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे इस टाइम पे मेरा इतना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, फिर इतना 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 ऐसे करके, तो मैं ऐसे सोच सकता हूं कि मेरा प्रोडक्ट का कर्व ऐसे लगेगा, ओके। दिस इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंटल कर्व, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये इस पैटर्न में क्यों जा रहे हैं, वो स्ट्रेट क्यों नहीं हो रहा, कर्व क्यों है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इतना हुआ, इस पर्टिकुलर टाइम में मेरा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इतना हुआ, इसमें इतना हुआ। तो जनरली मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि हमारे जो कर्व का इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। इसका मतलब हम फाइनली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा एक जो रिएक्शन मिक्सचर होता है उसमें अगर वो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो विद टाइम concentration of reactant will decrease and the concentration of product will increase. Is it clear? Okay. अब हम आते हैं कि हमने इतना सिंपल चीज इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में इतना बड़ा बड़ा ग्राफ बना के क्यों समझाया। द थिंग इज दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड टू पर्टिकुलर क्वांटिटीज या कह लो वेरिएबल्स वेरी वेल, ओके। एक जो होता है हमारा एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। इन फिजिक्स आल्सो वी हैव लर्नड अबाउट दिस। हमने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ा है। तो व्हाट इज एक्चुअली दिस? तो अगर मैं सिंपली बोलना चाहूं, एवरेज का मतलब है कि पूरी पर्टिकुलर एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं जो फिजिक्स में पढ़ा था, यानी कि पूरा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, ओके, दैट गिव्स अस द एवरेज अमाउंट। और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में उसका वेलोसिटी क्या था। तो you have, I am sure you have learned this in physics. You know the difference between average and instantaneous velocity. Similar concept will come here in case of what? In case of the reaction rates, because हमने already जो similarity है एक reaction, sorry, जो physics का velocity है और हमारे chemical reactions का rate है, उसमें हमने similarity ढूंढ लिया already। तो अब average rate अगर मैं बोलूँ, if I am talking about the average rate and the instantaneous rate, so what you understand is एवरेज रेट में क्या होता है, एवरेज रेट में रिएक्शन जितना टाइम तक चला, ठीक है, 5 घंटा 10 घंटा या 5 मिनट 10 मिनट, जितना टाइम तक चला उतना टाइम तक जो रिएक्शन है, और उसके बाद फाइनली कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कहां से कहां डिक्रीज हो। फॉर एग्जांपल मेरा एक रिएक्शन, सपोज ये वाला रिएक्शन पकड़ लेता हूं, दिस रिएक्शन सपोज ये 2 घंटे तक चला, सपोज ये 0 से 2, यहां सपोज 2 तक गया, ठीक है, 0 से 2 आवर्स तक ये रिएक्शन गया, 120 मिनट्स तक गया। और लेट अस अज्यूम कि इसका कंसंट्रेशन जो था आपका 0.5 मोलर था और फाइनली ये लास्ट में 0.1 मोलर पे आया, ठीक है। मैं
आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, ठीक है। और ये सपोज आपका 2 आवर है और ये आपका 0 आवर है, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द रिएक्शन दैट हैपेंड। तो अब जब हम यहाँ पे एवरेज रेट की बात करेंगे, जस्ट उसको रिलेट करो एवरेज स्पीड के साथ, एवरेज वेलोसिटी के साथ। यहाँ जब एवरेज रेट की बात करेंगे, इट विल मीन दैट पूरा जो रिएक्शन था उसका पर्टिकुलर पूरा टाइम 2 आवर्स था एंड उसका कंसंट्रेशन कहां से कहां पहुंचा, we have seen that, right? So that is going to give us the average rate, and average rate you already, I believe you have studied in your physics कि average quantities को हम लोग किस symbol से represent करते हैं। this is the symbol जिसको हम लोग बोलते हैं delta। तो अगर मैं बोलना चाहूँ that this is we are actually trying to show the average rate in a mathematical form, तो कैसे लिखेंगे? average rate है, what is the talk, we are talking about the concentration, right? ये ऐसे लिखेंगे, राइट? क्योंकि फिजिक्स में भी हमने पढ़ा था, है कि नहीं? एंड दिस इज गोइंग टू बी द कंसंट्रेशन, जो फॉर्मूला मैंने लिखा था, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, सो दिस इज कमिंग एट डेल्टा ए, राइट? एंड डेल्टा क्या आ रहा है? इतना क्लियर है? लेकिन अभी एक बात है, हमने ये पढ़ा था फिजिक्स में कि वेलोसिटी और स्पीड के बीच में एक बहुत सारे डिफरेंसेस है। एक पर्टिकुलर डिफरेंस क्या है? वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल टू 0, क्योंकि उसका एक डायरेक्शन होता है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन जो हमारा वेलोसिटी होता है उसका एक डायरेक्शन होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली रेट इज आल्सो कंसीडर्ड इट, बिकॉज़ वेलोसिटी के साथ उसका एनालॉजी हम लोग बता चुके हैं। सो रेट का भी साइन होगा, यानी उसका पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन होगा। और अब डायरेक्शन अभी मैंने पहले ही बता दिया कि रिएक्शन मिक्सचर में हम ये तो नहीं बात करते थे कि पार्टिकल इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, हम क्या बात करते हैं? कंसंट्रेशन के बारे में। तो कंसंट्रेशन के पास दो ही पॉसिबिलिटी है, आइदर वो बढ़ेगा या घटेगा, आइदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? द कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम, सो दैट इज व्हाई वी विल कंसीडर एज व्हेनेवर द कंसंट्रेशन समथिंग इज डिक्रीजिंग वी विल अटैच अ नेगेटिव साइन विद इट, ठीक है। Is this clear? The negative sign with this particular quantity, why we have added? Because we are trying to make the explanation that the rate is actually decreasing in time. अभी इसका मैथमेटिकल इंप्लीकेशन होता है, ठीक है। अगर इसका मैं स्लोप निकालो वगैरह वगैरह, यहाँ पे एनी पॉइंट अगर मैं इसका स्लोप निकालने की कोशिश करूँ, सपोज दैट दिस पॉइंट स्लोप निकाल या फिर इस पॉइंट स्लोप निकाला, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट में आएगा, आई विल कम टू दैट, बट इतना डिटेल में हम लोग उस पार्ट में नहीं जाएंगे। व्हाट वी हैव टू नो और लर्न इज दिस इज द अमाउंट that will give us the average rate, ठीक है। और माइनस साइन इसके आ रहा है। अभी अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, सेम चीज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? प्लस साइन आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, एवरीथिंग इज सिमिलर। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस में। ये भी आपने फिजिक्स में पढ़ा है होगा कि जब इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज मैं जानना चाहता हूं कि एट 1 पॉइंट, सपोज 1 आवर, 1 घंटे के टाइम पे कितना मेरा कंसंट्रेशन था एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है सिमिलरली। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम लोग बात करते हैं कि 1 घंटे वाले इस पर्टिकुलर टाइम या फिर सब लेट अस कंसीडर कि 45th मिनट में या फिर 110th मिनट पे उसका कितना रेट है, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट होगा। और हम जानते हैं कि फिजिक्स में भी हम इंस्टेंटेनियस रेट को किस सिंबल से नोट करते हैं? d सिंबल से नोट करते हैं, dx/dt एंड ऑल दैट वी हैव लर्न। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? अभी dA/dt और फिर से माइनस आएगा, क्योंकि ये क्या है? कंसंट्रेशन डिक्रीजिंग। और प्रोडक्ट के केस में अगर प्रोडक्ट भी लिखना है हम लोग को, तो कैसे लिखेंगे? dP/dt। सो दिस इज वेरी बेसिक थिंग। तो फाइनली वी विल गेट एन एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं, तो ये जो रेट वाला फार्मूला है, हमें फाइनली क्या मिलेगा? रेट इक्वल टू माइनस डी। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम एक रिएक्शन की बात करते हैं, तो एवरेज रेट इज जनरली नॉट कंसिडर्ड, क्योंकि जो हमारा एप्लीकेशन पार्ट आता है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें मैक्सिमम केसेस वी एक्चुअली नीड टू नो कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट उसका रेट क्या है, एंड दैट इज मोर कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा क्यों एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिव्स यू मोर बेटर इंफॉर्मेशन, ठीक है। इट गिव्स यू मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द सिस्टम इज एक्चुअली अंडरगोइंग द चेंज। सो इंस्टेंटेनियस रेट्स के बारे में, इंस्टेंटेनियस रेट इज एक्चुअली कंसीडर्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। यू माइट गेट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एवरेज वेलोसिटी, वी विल ट्राई टू डिस्कस वन और टू क्वेश्चन, बट मेनली वी विल कंसीडर इंस्टेंटेनियस रेट ओनली। और मैं क्या बोल रहा था? हाँ, तो अभी रेट के केस में हम इंस्टेंटेनियस के फॉर्मेट में अगर उसको लिखने की कोशिश करें, देन दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल फार्मूला। आप देख सकते हैं कि यहां पे मैंने दिस इज इक्वल साइन, ओके।
तो रेट का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस जे बाई डी टी इक्वल टू डी बाई टी। अब रेट इक्वल टू दिस भी लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज एक्चुअली नोन एज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो इसको हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। आई मीन दिस इज द एक्सप्रेशन दैट विल एक्चुअली गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ द, ओके। तो अब तक हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में सीख लिया कि हाउ टू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ अ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन, ठीक है। अब बात ये है कि हमेशा रिएक्शन क्या होगा, अभी हमने जो पहला रिएक्शन लिया था A प्लस B गोस टू प्रोडक्ट या फिर A गोस टू प्रोडक्ट, उसमें हमने देखा था कि 1 मोल लाइक द स्टोइकियोमेट्री वाज 1, यानी रिएक्टेंट भी एक था, प्रोडक्ट भी एक था, आई मीन 1 मोल ईच, राइट। अब हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि सो मेनी एग्जांपल्स विद व्हिच वी हैव डिफरेंट stoichiometry of the reactants and products, ठीक है। different number of moles of reactants actually react to form different number of moles of product. So for example, let us consider general reaction. इसमें don't get confused with the capital and small letters. This is actually the reactant. These capital letters, they are denoting the reactants, okay, sorry, not reactants, the species. This is A and B, they are the reactants, and C and D are the products, obviously. And the small letters that I have written here, they are actually the stoichiometry. Or suppose let's consider most, for example water का, suppose मैं formation reaction अगर लिख रहा हूँ तो क्या होता है, this is particularly, तो ये जो particular 2 लिखा है इसका मतलब ये A का मतलब ये 2 है और A कैपिटल A का मतलब ये हाइड्रोजन है। तो जस्ट एक एग्जांपल मैंने जनरली दिया है, इसको मुझे लगाया ठीक। तो अब ऐसे टाइप के एग्जांपल से होगा जनरली, तो हम क्या होता है, जो रेट का हमारा जो एक्सप्रेशन होगा ना, ये एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। अब आप देख सकते हैं कि रेट मैंने A है तो मैंने क्या लिखा है, माइनस जे बाई डी टी। B is also a reactant, so minus B by dB by dt, right? Minus dB by dt. C is the product, so it is dC by dt, and D is the product, so dt by dt. लेकिन the trick is here, you have to consider the stoichiometry as well. यहाँ stoichiometry को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते. That's a very crucial step because most of the time the mistake comes in this format. गलती क्या होगा? एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि आपको ये इक्वेशन दिया हुआ आपको रेट निकाल के दिखाना है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, एक दूसरा क्वेश्चन दिया होगा आपको, दैट इज फॉर एग्जांपल ऑर्डर रिलेटेड या कुछ एक्टिवेशन एनर्जी रिलेटेड समथिंग, उसमें एक रिएक्शन दिया होगा जिसमें आपको नंबर ऑफ जो मोल्स है उसके साइड में जो स्टोइकियोमेट्री लिखा है वो 1 नहीं होता, कभी-कभी 2 3 होता है। और हम क्या करते हैं, वी फॉरगेट टू कंसीडर दिस, तो उस केस में पहला स्टेप ही आपका गलत हो जाएगा, उसके बाद आप जितना भी कैलकुलेशन कर ले आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो हमें क्या याद रखना है, जब भी हमारे केस में जब हमारे पास स्टोइकियोमेट्री होगा व्हिच इज नॉट इक्वल टू 1, वी हैव टू डिवाइड, फॉर्मूला में डिवाइड करना है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। हमेशा याद रखना जब हमारे पास स्टोइकियोमेट्री होगा एक रिएक्शन का, दैट इज इट इज नॉट इक्वल टू 1, यानी सपोज 2 मोल्स आर देयर, 3 मोल्स आर देयर, तो हमेशा उसको हम लोग डिवाइड करना पड़ेगा। एंड दैट इज आई थिंक इट इज वेरी लाइक अंडरस्टैंडेबल कि हम लोग डिवाइड क्यों करें, क्योंकि ये रेट जो हम निकाल रहे हैं, ये रेट हम एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के बेसिस पे यानी एक रिएक्टेंट के पर्सपेक्टिव रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अगर हमारे पास 2 A मोल्स है, फॉर एग्जांपल अगर A का रेट अगर सपोज 5 सपोज सेकंड इनवर्स है, तो अगर हमारे पास 2 मोल्स ऑफ A है तो ऑब्वियसली उसका रेट सेम नहीं रहेगा, उसको हम लोग डिवाइड करते बाय 2, ठीक है। तो वी कैन अंडरस्टैंड इन दैट फॉर्मेट, एक्चुअली इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू बट ओके, for a general case we can understand, so this thing is very important, please don't forget. So अब तक हमने एक जनरल रिएक्शन के लिए हमने देख लिया कि this is the way we are writing the rate law expression. Now the thing is this is not the only way in which we are representing the rate, ठीक है। ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल केसेस में या फ्यूचर में आप जब पढ़ेंगे केमिकल एंड फॉर डिटेल्स में, या फिर अगर आप दूसरे डोमेन्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा जिसमें बेसिकली हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है रिएक्शन के बारे में। तो the rate is written actually in this way. I will definitely explain to you what are the things, ठीक है। सो अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, दिस इज द वे इन विच वी आर राइटिंग द रेट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। ऑब्वियसली ए और बी क्या है हम जानते हैं, कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। K क्या है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बेसिकली एक्चुअली ये चीज का एक डेरिवेशन है, वो बेसिकली आपका लॉ ऑफ मास एक्शन से आगे होते हुए आपका एक फाइनल एक्सप्रेशन पे कन्वर्ट होता है। लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेरिवेशन पार्ट, वी विल जस्ट टॉक अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट। बेसिकली ये जो रेट है ना, वो रेट एक्चुअली
this rate is actually proportional to the concentration of A and B, which is obviously we know that. What is this X and Y will come to know after few minutes. ठीक है? But basically this is something that the rate is proportional to the concentration of reactants. Okay? Can you observe one thing? यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट नहीं कंसीडर किया है. इस वाले फॉर्मेट में we don't care about the concentration of product. We only care about the concentration of the reactants. यानी कि अगर आपके पास एक रिएक्शन मिक्सचर है, आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आपको पता है, विद सर्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके बारे में बात करेंगे, देन यू कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ द रिएक्शन. तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी वी पुट a equal sign and we put a constant. This constant is very important in the context of chemical kinetics because it is known as the rate constant. ठीक है? इस रेट कांस्टेंट के एप्लीकेशन पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू लाइट अबाउट समथिंग एल्स. वी कैन सी वन थिंग, यहाँ पे जो x एंड y है, ठीक है, लग रहा है कि ये क्या है, स्टोइकोमेट्री ऑफ A, यानी कि सपोज यहाँ पे x और y भी है, लेकिन ऐसा नहीं है. प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस. ये जो x और ये जो y है आपके यहाँ पे जो पावर फॉर्म में है, द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दिस इज नॉट द स्टोइकोमेट्री, दिस इज समथिंग एल्स. What is this something else we will go to discuss now. What is this x and y we will discuss now. And just remember कि इस जो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, इसको हम बोलते हैं रेट लॉ. ठीक है? This is the rate law and why this is important we'll come to know later on. क्योंकि इसी रेट लॉ से हम डिफरेंशियल रेट लॉस लिख सकते हैं और इंटीग्रेटेड रेट लॉस लिख सकते हैं. दिस इज अबाउट दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. ठीक है? उससे पहले हम कुछ और पढ़ेंगे. We will talk about what this x and what this y are and what is the importance of these two quantities. So guys, कुछ और टॉपिक्स बचे हैं जैसे ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, जिसे हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे. तो अगला वीडियो जरूर देखना, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो.